नमस्ते दोस्तों। 6 और 7 जुलाई के पीआईबी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन 2 दिनों की टॉप 10 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि तीनों अलग-अलग जो पीआईबी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में है, उसमें न्यूज़ में रही है। अपन जैसे कि आप सभी को पता है, अपना जो पैटर्न रहता है, सबसे पहले संक्षिप्त में विवरण जानते हैं कि न्यूज़ क्या थी, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बूस्टर पॉइंट्स को अपन देखते हैं, फिर एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अपन इस तरीके से जितने भी डेली की न्यूज़ रहती है, उनको अपन करते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपके कोर्सेज से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हो ना, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है। आपकी सारी जो भी शिकायतें होंगी वो सारी पूरी कर दी जाएगी, उनका निवारण हो जाएगा, है ना? सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो अब आज की न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखिए, पहला जो मुद्दा है वो आपको पता होगा कि नागरिकता और जो दस्तावेजीकरण है ना? कि भाई पासपोर्ट को क्या माने, नागरिक होने का एक एक प्रमाण माने या फिर सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है। तो उसको लेकर के बहुत दिनों से काफ़ी न्यूज़ में रही है चीज़ें, ठीक है ना? तो उसको देख लेते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक बयान ने भारतीय पासपोर्ट को केवल एक यात्रा दस्तावेज बताया, न कि नागरिकता का निर्णायक दस्तावेज। इसने संवैधानिक सिद्धांतों बनाम प्रशासनिक व्याख्याओं के आधार पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या नागरिकता केवल दस्तावेजों पर निर्भर होनी चाहिए या फिर मानवीय अस्तित्व के आधार पर। ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं इथिक्स पे भी, इथिक्स का सवाल भी यहाँ से बन सकता है और पॉलिटी का तो ऑब्वियसली बनेगा। ठीक है। अब देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बूस्टर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। पहला तो संवैधानिक प्रावधान, कि भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की पूर्ण शक्ति देता है। आपको पता चल गया संवैधानिक प्रावधान क्या है नागरिकता से रिलेटेड। एट द एंड संसद के पास है अधिकार कि वो अधिकारों को, जो नागरिकता के अधिकार है, उसको किस तरीके से विनियमित कर देगी, ठीक है, रेगुलेट कैसे करेगी। दूसरा है मूल्य आधारित सीमा, कि संसद की शक्ति धर्मनिरपेक्षता, समानता और गैर भेदभाव के बुनियादी ढांचे से बंधी हुई है। ठीक है ना? कि भाई संसद की शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें धर्मनिरपेक्षता बनी रहनी चाहिए, समानता का मुद्दा रहना चाहिए और कहीं न कहीं गैर भेदभाव की नीति रहनी चाहिए, नागरिकता से संबंधित जो भी निर्णय ले। दस्तावेजों का क्षरण, ये क्या है कि वर्तमान में आधार को केवल निवास का प्रमाण बताया, कि आपके रेजिडेंस क्या है, वो है आधार, रेजिडेंस का प्रमाण, है ना? निवास का प्रमाण है आप। और वोटर आईडी को पूर्व पंजीकरण बताया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नागरिकता का निर्धारण उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस पर आधारित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधार, मतलब आपके पास नागरिकता के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा, जैसे आधार कार्ड है, जैसे पैन कार्ड है, इस तरीके से ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो कि आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र हो, है ना? ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता के संदर्भ में बताइए कि कितने कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है। ठीक है, पहली बात तो सही है, अपन ने पढ़ा भी है ऊपर आर्टिकल 11। भारतीय कानून के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता का अकाट्य और निर्णायक प्रमाण है, तो दूसरा हो गया गलत। ठीक है ना? आधार कार्ड सिर्फ रेजिडेंस का प्रमाण है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपकी एड्रेस प्रूफ है सिर्फ। ठीक है। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि नागरिकता केवल प्रशासनिक दस्तावेजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक मानवीय गरिमा और अधिकारों की नींव है। वर्तमान प्रशासनिक और न्यायिक घटनाक्रमों के आलोक में आपको विश्लेषण करना है। ठीक है। तो इसको आप गूगल करके थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसका क्या आंसर बन सकता है। ठीक है, गूगल से जानकारी निकालिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। एशियाई शेरों को लेकर के कुछ न्यूज बनी हुई थी कि वन्यजीव वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत के सभी एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर क्षेत्र में केंद्रित है, जिससे महामारी या फिर वनाग्नि जैसी आपदा अगर पैदा होती है तो उनकी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा बन जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एक दशक पुराने आदेश के बावजूद स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दशक पहले ये निर्णय दिया था कि जो भी गिर में जितने भी एशियाई शेर है ना, उनका दूसरी जगह भी स्थानांतरण करवाया जाए, जिसकी वजह से उनकी विलुप्ति का खतरा घट जाए। ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर पॉइंट देखिए, संरक्षण की स्थिति अगर देखें तो एशियाई शेर है ना, पैंथेरा लियो पर्सिका आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है। ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है ना? हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रखा है। प्रस्तावित दूसरा घर कहाँ पर इनका हो सकता है, मतलब दूसरा कौन सा वन्य जीव अभयारण्य होगा?
तो WWI जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के एक दूसरे घर के रूप में तैयार किया है, जो कि वर्तमान में यहाँ पर चीते भी रह रहे हैं। ठीक है ना। ओके। जोखिम का कारक क्या है? एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पूरी आबादी अगर रहेगी तो जेनेटिक बॉटलनेक या फिर केनाइन डिस्टेम्पर वायरस जैसी बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता आ जाएगी। मतलब इस तरीके की अगर कोई महामारी आ गई, ठीक है ना, जेनेटिकली कोई मतलब जेनेटिकली आपके में आप में किसी भी एक जीव में रोग पैदा हो गया और वो फैलता गया, या फिर कोई डिस्टेम्पर जैसा कोई वायरस आ गया, तो आपकी पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के संदर्भ में बताइए कितने कथन सही है। ये वर्तमान में प्राकृतिक रूप से केवल भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर उसके आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, पहला सही है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल कर रखा नहीं, इंडेंजर्ड है। ठीक है ना, तो केवल एक हो जाएगा सही इसका। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन देखिए कि वन्यजीव संरक्षण में प्रजातियों के एकल स्थान संकेंद्रण यानी सिंगल साइट कंसंट्रेशन से जुड़े पारिस्थितिकीय जो जोखिम है उस पर चर्चा कीजिए। एशियाई शेरों के स्थानांतरण में हो रहे विलंब के कारणों और समाधानों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। ओके। तीसरी जो न्यूज थी वो थी SDG जो सूचकांक है 2026 का, उसमें भारत की प्रगति रिपोर्ट क्या रही है उसको लेकर के। सतत विकास लक्ष्यों पर जारी नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2015 के बाद अपनी रैंकिंग में 18 स्थानों का सुधार किया है ना, जो पहले 94th पर था। ठीक है, अब उसमें 18 नहीं नहीं अभी 94th पे इन्होंने अपनी रैंक स्थापित करी है। मतलब 18 स्थानों का सुधार होकर के अब 94th आपकी रैंक है। लेकिन देश अभी भी 2030 के कुल लक्ष्यों का केवल 33% ही अचीव कर पाया है। ठीक है ना, जो अपने 2030 वाले जितने भी लक्ष्य है ना उनका अपन ने सिर्फ 33% ही अचीव करा है। ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर पॉइंट देखिए, भारत 17 में से 13 लक्ष्यों में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से SDG 2 जो है शून्य भूखमरी, या फिर SDG 5 है जो लैंगिक समानता का मुद्दा है, या फिर SDG 13 जलवायु कार्रवाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ SDG गोल्स मिल गए कि भाई इन इन मुद्दों पर भारत कम काम कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, वहां पर आपको अच्छे काम करने की जरूरत है। सकारात्मक प्रदर्शन कहाँ हुआ है? SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में। ठीक है। SDG 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में ठीक ठाक काम कर रहा है भारत, है ना, और डिजिटल कनेक्टिविटी बिजली तक पहुंच में उत्कृष्टता से कार्य किया है। लेकिन ये जो ऊपर के 3 गोल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं काम थोड़ा ढीला चल रहा है, एक ये समझने के लिए। ठीक है ना, तो आपको ये कुछ याद होना चाहिए कि भाई SDG कौन कौन से हैं जिसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा खासा रहा है। क्षेत्रीय तुलना देखें तो वैश्विक स्तर पर तीव्र सुधार के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से अभी भी पीछे। ठीक है ना, तो काम करने की जरूरत है। अब आपको क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि सतत विकास लक्ष्य SDG के संदर्भ में बताना कितने युग में सही है। SDG 2 शून्य भूखमरी, ठीक है, SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, और SDG 13 लैंगिक समानता। तो कितने कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है इसमें। SDG जो 13 है ना वो कहीं ना कि जलवायु कार्यवाही से संबंधित है, न कि लैंगिक समानता से। लैंगिक समानता से कौन सा? SDG 5। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप निष्कर्ष वगैरह जब लिखते हो ना तो उसमें अगर SDG को कोट करते हो तो वो बेटर निष्कर्ष कहलाता है। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल समावेशन की प्रगति के बावजूद भारत के लिए भूखमरी और लैंगिक असमानता जैसी जो सामाजिक चुनौतियां हैं ना वो अभी भी बनी हुई है, और SDG 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। नीति आयोग का रोड मैप है, आयुर्वेद है ना उसको 2047 तक उसका वैश्वीकरण करना है। नीति आयोग ने PwC के सहयोग से स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल जारी किया। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसको स्थापित करना है। ठीक है, अपना टारगेट है इसको। कैसे करोगे? प्रीलिम्स में, मेंस में क्या चीजें लिखी जा सकती है, चरणबद्ध होता है। इस रोड मैप के तहत वैश्विक स्तर पर पारंपरिक जो दवाएं है ना उनका मानकीकरण पहले करना पड़ेगा, नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स आपको करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं सुदृढ़ीकरण और आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना पड़ेगा आपको। इस तरीके से बढ़ावा देना आपको। साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण यानी आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उनके वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ एक एकीकृत अनुसंधान आपको करना पड़ेगा। अनुसंधान पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर, यह नीति भारत की संस्कृति, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ओके।
प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचार में रहा स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली विशेष रूप से आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाने में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, और नीति आयोग के हालिया रोड मैप के आलोक में इसके समाधान क्या हो सकते हैं? इसको आपको गूगल करना है एक एक चीज को, और लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। भारतीय सेना का रोड मैप, विजय और सैन्य आधुनिकीकरण, अब ये क्या है इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है और सेना के आधुनिकीकरण के लिए विजय रोड मैप का अनावरण किया है, जो भविष्य के युद्धों के लिए तकनीक संचालित बल को तैयार करने के लिए केंद्रित है। अब विजय का फुल फॉर्म क्या है? विजिलेंस, सतर्कता होनी चाहिए आपको, इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए, जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, संयुक्तता और एकीकरण, आत्मनिर्भरता, ठीक है, और योद्धा फर्स्ट। तो ये कहीं ना कहीं विजय का जो फुल फॉर्म है ना, वो आपको दिखाता है कि कैसे आधुनिकीकरण को आपको बढ़ावा देना है सेना में। स्वायत्त युद्ध क्या है? ये रोड मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा को भारतीय रक्षा प्रणालियों में कहीं ना कहीं एकीकृत करना पड़ेगा आपको। थिएटर कमान, इसका मुख्य उद्देश्य कि तीनों सेनाएं जो है ना, थल, जल और नभ, इनके बेहतर समन्वय के लिए आपको जॉइंटनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो सुरक्षा है ना, सुरक्षा की दीवार है, उसको बहुत मजबूत कर देगी। ठीक है ना? और ये मेंस में कहीं ना कहीं अगर साइंस टेक में डिफेंस से सवाल कोई बनता है, और या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से, तो वहाँ इस आंसर को, ये जो विजय अभी जो परियोजना है, इसको आप कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हो, कोट कर सकते हो। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना में हाल ही में घोषित विजय रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तकनीक संचालित और आत्मनिर्भर बनाना है। मेंस का क्वेश्चन, एआई और स्वायत्त हथियारों के आगमन ने पारंपरिक रक्षा रणनीतियों को बदल दिया है। भारतीय सेना के विजय रोड मैप के संदर्भ में भारत की सैन्य सेना का आधुनिकीकरण क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। छठा जो सवाल था, जो न्यूज़ थी, वो थी भारत के सहकारी क्षेत्र में जो नए सुधार हुए, बीमा और जो एग्रीगेटर जो पहल है, उसको लेकर के। अब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारी जीवन बीमा कंपनी और एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी और सहकारी उपयोगिता एग्रीगेटर शुरू करने की घोषणा की है। अब प्रीलिम्स और मेंस में क्या लिखा जा सकता है इस न्यूज से? संवैधानिक जो स्थिति है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 वाला, जिसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी ऐड हुआ था, जिसमें सहकारी समितियां बनाने को कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक है। जो भाग था, भाग 9B नया ऐड हुआ था, 9B। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 43 सब क्लॉज बी ऐड किया गया था, जो कि सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं राज्य प्रयास करेगा। ठीक है। आर्थिक समावेशन क्या हो सकता है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे किसानों और कारीगरों तक सस्ती जीवन बीमा और तकनीकी सेवाओं को पहुंचाना है। तीसरा क्या है? सहकार से समृद्धि तक की जो अपनी जो नीति है, कि जमीनी स्तर पर पूंजी निर्माण करना है, बिचौलियों की भूमिका को लगभग समाप्त करना है। तो सहकार से समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? ओके। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के संदर्भ में बताइए कितना कितना सही है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, पहला सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 43 सब क्लॉज बी के तहत स्वैच्छिक संगठन बनाने का जो प्रावधान है वो दिया रखा है। ठीक है, तो दोनों ही कितना सही है। मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सहकारिता आंदोलन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है। हाल ही में घोषित सहकारी जीवन बीमा और एग्रीगेटर पहलों के संदर्भ में अब चर्चा कीजिए कि सहकार से समृद्धि के विजन को कैसे साकार किया जा सकता है। गूगल कर करके इसको बढ़िया आंसर को आपको तैयार करना है, गूगल चैट जीपीटी जहां से भी आप कर सको उसको करना है। आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण हुआ है, प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 17A क्या है, किससे रिलेटेड है। तो भारतीय नौसेना ने अपनी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करते हुए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट या फिर आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन करने के लिए तैयार किया है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति है, उसको एक मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है और मेंस में क्या पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि उन्नत रडार, स्टील्थ फीचर्स और स्वदेशी हथियार प्रणालियां इसमें शामिल है। ठीक है। नामकरण, इसका नाम उड़ीसा में स्थित पश्चिमी घाट
सॉरी सॉरी, पूर्वी घाट होगा है ना। पूर्वी घाट, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, कभी कभी गलती हो जाती है दोस्तों। पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट। कि इसका नाम जो उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक चोटी है महेंद्रगिरी, तो उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। रणनीतिक महत्व क्या है? रणनीतिक महत्व ये है कि जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें जो चीन की जो नीति, आक्रामक नीति रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत की जो नेट सिक्योरिटी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में ये कहीं ना कहीं अपनी भूमिका प्रदान कर सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 17 ने क्या था, किससे संबंधित है? तो स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण करना, और इसके अंतर्गत इसका निर्माण कार्य है, ठीक है। हिंद महासागर के क्षेत्र में उभरती हुई भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आठवीं जो न्यूज थी वो ऊर्जा क्षेत्र में फोर्स मेज्योर का बढ़ता उपयोग। ये क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव के कारण वैश्विक गैस और जो ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हुई है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में फोर्स मेज्योर क्लॉज जो कि बार बार लागू किया जा रहा है। अब ये फोर्स मेज्योर है क्या? ये असाधारण और जो अप्रत्याशित घटना होती है, जैसे कि युद्ध हो गए, दंगे हो गए, प्राकृतिक आपदा आ गई, महामारी आ गई, जो कि किसी भी पक्ष को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से छूट प्रदान करता है, तो एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए यूक्रेन में युद्ध आ गया, तो आप गेहूं निर्यात नहीं कर रहे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था, मान लीजिए भारत के साथ में अनुबंध हो रखा था कि भारत को इतने वो गेहूं निर्यात करेगा, लेकिन युद्ध हो गया, तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो आपने अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए आप बाध्य नहीं हो, समझ गए, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा कि इसके लागू होने से आपूर्ति ठप हो जाएगी, कि भाई सप्लाई रोक दी जाएगी, कि भाई हमारे हमारे तो अप्रत्याशित कंडीशन चल रही है, हम रोकेंगे सप्लाई को। भारत जैसे कि भारत जैसे जो आयात निर्भर जो देश है, उसमें ऊर्जा की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता आ जाएगी इससे, ठीक है। भारतीय अनुबंधन जो एक्ट है, भारतीय अनुबंध एक्ट 1872 की धारा 56 ये कहती है कि इसके कानूनी आधारों से मेल खाती है, कि भाई इसके रिलेटेड जो कानूनी आधार है वो इसमें दे रखे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाला शब्द फोर्स मेजोर का सही अर्थ क्या है? कि एक अप्रत्याशित परिस्थिति जो कि पक्षों के अनुबंधन के जो दायित्व है उसको पूरा करने से रोकती है, ठीक है। वैश्विक भू राजनीति जो संघर्ष हो रहा है वो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों को प्रभावित कर सकता है? ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में फोर्स मेजोर के प्रभावों का विश्लेषण आपको करना है, सिंपल है ना, सारे सवाल सिंपल है, आपने पढ़ लिया बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल 100 150 शब्दों में लिख सकते हो आराम से। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डेटा वगैरह चाहिए तो थोड़ा बहुत आप खुद से भी गूगल कर दीजिएगा, जिससे और भी न्यूज आपकी सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। नौवीं न्यूज थी, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो 3 और देशों के दौरे पर चले गए। एक्ट ईस्ट नीति के तहत 6 से 11 जुलाई के बीच इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, ठीक है। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें जो भारत है उसकी समुद्री और रणनीतिक जो साझेदारी है ना उसको गहरा करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। प्रीलिम्स और मेंस के बूस्टर पॉइंट देखिए। समुद्री सुरक्षा, यह यात्रा भारत की सागर जो पहल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल, और एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसके अनुरूप है, ठीक है। रणनीतिक महत्व क्या है? इंडोनेशिया के साथ मलक्का जलसमृद्ध और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को संतुलित करना कहीं न कहीं इसका मुख्य उद्देश्य है, रणनीतिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, व्यापार, सतत मत्स्य पालन, समुद्री आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ाना और द्विपक्षीय वार्ता इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। समझ में आ गया ना, चीजें बिल्कुल नॉर्मल सी है, समझाने की जरूरत भी नहीं है। भारत की एक्ट इस नीति के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको ये केवल आसियान तक देशों तक ही सीमित है, इसका प्रशांत क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध, इसको बढ़ावा देना, ठीक है ना, सही बात है, दूसरा तो सही है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की लुक ईस्ट नीति का एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तन केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालिया विकास के संदर्भ में आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। अंतिम न्यूज थी, जलवायु परिवर्तन और डेयरी क्षेत्र पर हीट स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ा है। पीआईबी और द हिंदू में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रेस की वजह से भारत में जो दुग्ध उत्पादन है ना, पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है उसमें भारी कमी आई है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है, ठीक है। ये भी एक फाइंडिंग है, इसको भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई जलवायु परिवर्तन का और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, दुग्ध उत्पादन कम हो सकता है, दुग्ध उत्पादन में कमी आ सकती है, बढ़िया है कि नहीं, ठीक है।
प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर पॉइंट देखिए, भारत की स्थिति क्या, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ठीक है, वैश्विक उत्पादन में लगभग 24 से 25% की हिस्सेदारी है। नस्लों की संवेदनशीलता क्या है, अध्ययन के अनुसार विदेशी और हाइब्रिड जो नस्लें हैं, जर्सी, हॉल्स्टीन, फ्रीसियस, स्वदेशी नस्लें जैसे गिर, साहिवाल, इनकी तुलना में हीट, जो हाइब्रिड नस्लें हैं ना, वो देसी नस्लों की तुलना में हीट स्ट्रेस के प्रति अधिक संवेदनशील है। स्वदेशी नस्लें जलवायु लचीली होती है, ठीक है ना, उसमें जलवायु परिवर्तन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि हाइब्रिड नस्लों में पड़ता है। राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है, इसके तहत स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी शेड्स का निर्माण करना और इन सारी चीजों पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, भारत में डेयरी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में बताइए। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ठीक है, पहला सही है। भारत का स्वदेशी मवेशी नस्लें हाइब्रिड विदेशी नस्लों की तुलना में हीट स्ट्रेस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, है ना, हाइब्रिड नस्लें हैं ना, वो ज़्यादा संवेदनशील है, ना कि देसी। तो केवल एक हो जाएगा सही। मीन्स का क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग भारत के डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न कर रही है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि और इसके निवारण हेतु सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इसको भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। 2 दिन अपन ने 6 और 7 जुलाई की न्यूज़ को सारा कवर कर लिया। अब डेली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से अपन पिछले 3 न्यूज़ है ना, जो 3 वीडियो, वो 2-2 दिन के साथ में ला रहे हैं। ठीक है, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, भले 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले। तो आज की क्लास में इतने, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।